सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUI फे के। फ़खरुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। तैयब बलोच हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट को बहुत देर से कवर कर रहे हैं और बड़ी इनके पास ख़बरें होती हैं बीट के अलावा भी। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ़ होंगे पेशावर के, ज़ाहिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे, कल जैसे कि आपको पता है रिव्यू के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ ख़बरें भी चल रही थी, एक एक्ट भी आया है। उसके बाद कुछ लोगों की ये सोच थी कि शायद इससे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा, जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलेगा। और ये जो सोच थी ये अब बेसिकली बहुत वाज़े हो गई है नून लीग में भी। नून लीग के दो रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि जो कानून आया है इससे बहुत फ़ायदा होगा नवाज शरीफ साहब को, और इस हवाले से हम आगे आने वाले दिनों में प्रोसीड भी करेंगे। लेकिन उनके जो वज़ीर कानून है, वफाकी वज़ीर कानून, वो ये कहते हैं कि इसका नवाज शरीफ साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो अभी देखते हैं आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। हुकूमत का ऑडियो लीक की तहकीकात करने वाले बेंच पर भी एतराज़ है। आपको पता है कि एक पूरी पिछले काफ़ी महीनों से 6 महीनों से हम देख रहे हैं तसलसल से कि PDM जो है वो एक बयानिया रखती है मौजूदा सेटअप के बारे में, अदलिया के बारे में, अदलिया के फ़ैसलों के बारे में, और हमें एक महाज आराई भी नज़र आती है। इस हवाले से हमने आज ये देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो पार्लियामेंट में थे। वो हम ये देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन बात करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्त करते हैं, फिर ये भी बोलते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट होती है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ों को जो है वो इनडायरेक्टली डिलीवर भी किया जाता है। आज उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा 1 मैन शो नहीं चलेगा, चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, हमें बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अब ये बैलेंस रखने की ज़रूरत है या कोई और चीज़ है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं ज़ुबैरी साहब, उन्होंने भी आज बड़ी अहम बातें की हैं। और वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो कि चैलेंज भी हुआ है, उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली ये जो अदालती इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत है। उन्होंने हवाला दिया है जो है आइन में दर्ज आर्टिकल 191 का। वो कहते हैं इसके तहत जो अदालत है वो अपने जो रूल्स हैं वो ख़ुद कायम कर सकती है, तो उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें लेकर आना मुनासिब नहीं है। अब इसके ऊपर एक और सवाल भी उठता है। सवाल ये उठता है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर जो एक्ट है, इसको भी तो चैलेंज किया जा सकता था, इसको अब तक चैलेंज क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ी सवाल तो यहाँ पर भी आता है। यानी कि कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी शायद कोशिश की जा रही है एक जमात की तरफ से, लेकिन बाकी जो जमातें हैं अब उस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। लेकिन एक और जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये आती हैं कि कल जब हम इसी प्रोग्राम में मौजूद थे तो जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो रिव्यू की बात की गई है इसमें 60 डेज़ का टाइम दिया गया है। तैयब बलोच, इस 60 डेज़ का टाइम जो ख़त्म होता है वो 25 जुलाई तक ख़त्म होता है। अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब को सुने तो उन्होंने कहा ये 1 मैन शो नहीं चलेगा। आपको पता है बहुत सी क्यास आराइयाँ भी की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ सरप्राइज़ की भी बात की जा रही थी, अदालत के हवाले से भी बहुत सी खबरें आ रही होती हैं कि आपको आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा चेंज मिल सकता है। वो चेंज कुछ भी हो सकता है, किसी का इस्तीफ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 25 जुलाई से पहले किसी ना किसी तरीके से एक बड़ी शख्सियत का कोशिश है कि वो पाकिस्तान में हो। तो आपको लगता है कोई बड़ी एक्टिविटी हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, कोशिशें तो की जा रही हैं। जो हमारे चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से ये ऑडियो लीक्स वाला भी मामला आपके सामने आया चीफ जस्टिस की और वो उनकी खुशदामन का, और फिर अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं। आज जिस तरीके से हुकूमत ने एतराज़ात उठा दिए, तो चीज़ ये है कि आवाम के सामने एक चीज़ लेके आने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत की जानिब से, और वो सारी चीज़ें, और प्रेशर भी है, दबाव भी है, और विद इन सुप्रीम कोर्ट डिवाइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर ये जो आप बात कर रही थी ख्वाजा आसिफ की 1 मैन पावर शो वाली, ये तो बात ख्वाजा आसिफ ने शायद मुस्तार ली है जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद अपने चीफ जस्टिस के बारे में ये फैसला, लेकिन अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, हाँ, वो तो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अब मानते हैं इस चीज़ को? मैं मान भी रहा हूँ, और कुछ वो है ना, देखें आपके सामने कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला आर्टिकल जज की अगर ज़ाब्ता अखलाक है वो, और खबरें भी चलाई गई, हमने भी सुना, आपने भी सुना कि इवन के पार्लियामान में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू किया जाएगा, याद होगा आपको। तो अभी तक प्रैक्टिकली तो रजू नहीं हुआ, लेकिन कोशिशें की जा रही है कि प्रेशर डाला जा रहा है कि इस्तीफे के हवाले से आपको लगता है चीज़ें हो सकती हैं, प्रेशर बिल्ड किया जाए? क्योंकि आज जो दरख्वास्त दी गई है हुकूमत की तरफ से उसमें आपको पता है कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी के बेटे के केस का हवाला भी दिया गया है, तो इस तरह की तो चीज़ें बनाई जा रही हैं।
बिल्कुल, चीफ जस्टिस के खिलाफ तो पूरा केस तैयार हो चुका है हुकूमत का, जो हुकूमत कर भी रही है, और उसमें चीज़ें देखें कि चीज़ें भी मुकम्मल डिवाइड हो गई हैं, और चीफ जस्टिस का जो हाउस इन ऑर्डर करना होता है ना, चीफ जस्टिस यूँ समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट का हाउस इन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कि इख्तलाफ भी है जजेस में, वो सारी चीज़ें बेंचेस की तश्कील और ये वो, और फिर खुद हुकूमत जो है यहाँ तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट, जो आपने हवाला दे रही थी 191 वाला, कि सुप्रीम कोर्ट के ही ये इख्तियारात हैं कि अपने रूल्स में तरमीम करे। तो हुकूमत ने वो जो चीफ जस्टिस के पास पावर है, वो पावर जो है वो डिवाइड की है सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस में भी, वो अगरचे कानून का, लेकिन नजरसानी में फिर दोबारा आ गया। एक कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया तो दूसरा आ गया। मेन तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी, आइन के जरिए भी तरमीम की करके, पार्लियामान के जरिए भी वो उसको जो है लिमिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे ओवरऑल चीफ जस्टिस पे ये इस्तीफा दबाव तो है कि आप इस्तीफा दो 25 जुलाई से पहले कोई बड़ी एक्टिविटी हो जाए ताकि किसी को रिलीफ मिल जाए। एक सोच है, मैं बेहतर नहीं समझती। मेरा एक सवाल है, अब मैं आपको सुनाती हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या बात की, उसके बाद मैं आऊँगी मुफ्ती साहब की तरफ। ठीक है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब का शॉर्ट चलाएं, वो एक सोच रखते हैं, और क्या मुफ्ती साहब भी वही सोच रखते हैं, क्योंकि वो पूरी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एक अपना मंशूर है, अपना नजरिया है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब, हमें पता है कि वो बड़ी उनकी कुर्बत है नवाज शरीफ साहब से। जरा पहले ख्वाजा आसिफ साहब का सोच चलाएं। एक ऐसा प्रोसेस जो है वो लाया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे वन मैन शो का जो है तासुर सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो। इख्तियारात इस वक्त एक्सरसाइज किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो बेस जो है वो वाइडन किया जा सके, इंसाफ जो है उसकी शफाफियत जो है बढ़ाई जा सके। इस तरह नहीं कि वन मैन शो हो, वहां भी आमरीत की जो है वो शायबा हो या आमरी। जी मुफ्ती साहब, आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब को, वो एक राय रखते हैं इसके ऊपर। पिछले दिनों हमें आप बहुत सी चीज़ें नज़र भी आई, एक महाजराई भी नज़र आई। आपका क्या कहना है इस हवाले से? ये जो अदलिया के हवाले से उनकी एक सोच है, आप इस सोच से इत्तेफाक करते हैं? मौलाना फजल रहमान इस सोच से इत्तेफाक करते हैं, या आप लोग ये समझते हैं कि चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात से एक कदम आगे की बात करना चाहता हूँ। जी जी। और वो ये कि इस जज साहब के ज़माने में चैम्बर की बातें आम लोगों के ज़बान पर ज़द आम है, और लगता है कि अदलियत तकसीम है और हमारे चीफ जस्टिस उसको कंट्रोल नहीं कर सके। हमें कहा जाता है ऐसा कोई कानून नहीं है, तमाम तरक्याती ममालिक में ये कानून है कि अगर आपसे कहा जाए कि हमारा केस न सुने तो वो केस फिर दूसरे बेंच पर हवाले किया जाता है। और यहाँ तो पूरी पार्लियामेंट मुंतखब लोगों ने, पूरे पाकिस्तान ने कहा कि आप ऐसा न करें, हमारा केस न सुने, तो वो केस सुना गया है। और बहुत सारी ऐसी वीडियोज भी वो सामने आई कि वो सास है या बेटी है या बीवी है, खुदा माफ करें, यानी वो असरअंदाज होते हैं हमारे इस फैसलों पर। ये बात भी सामने आई। जब ऐसी सूरत है तो जजेस पर सवालिया निशान तो है, और हमें बात अंदाजा लगता है कि वो इमरान खान को मुसलसल सदरकारी दे रहे हैं। देखो, एक आदमी है पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक ट्रस्ट है बना है, एक बहुत बड़े आलिम का, उसके हवाले से 60 अरब का वो उस पर एक केस है, जुर्म है। अब इनको तो नहीं पता फिलहाल कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन वो मुलजम तो है। अब आप उस शख्स को वेलकम करेंगे, जुर्म को वेलकम करेंगे, तो मुजरिम को अगर जुर्म की बेखूनी वाला उसको वेलकम करेगा तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जुर्म को परवरिश दी जा रही है। हम पहले केसेस के फैसलों पर हमारे इख्तिलाफ तो रहा, लेकिन वो एक आध फैसला जानिबदारी का था, और बाद में वो संभल जाते हैं और अपने आप को गैर जानिबदार जाहिर करते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी यही सोचा कि मैं गैर जानिबदार रहूं, और चूंकि उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको हटाने के लिए कोई कानून नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं हटा सकता या हमारे पार्लियामेंट नहीं हटा सकती, और बिल्कुल वन मैन शो है। एक आदमी के मोकरम पर तमाम की तमाम बातें छोड़ दी गई हैं, वो उसे नाजायज फायदा उठाता है। जब तक इमरान खान नाफिज नहीं होते या उनकी कोई नई पोजीशन नहीं बनती, उस वक्त तक ये मौजूद रहेंगे और बाद में चले जाएंगे। मैं अनिल एक और बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है कौम को फायदा हो जाए। एक है अदालत
है कि सियासत, इन दोनों के अंदर बहुत बारीक फर्क है। एक दरमियान में बॉर्डर है, उस बॉर्डर को जब क्रॉस कर दिया जाता है तो बहुत कम लोगों को पता चलता है कि अब अदालत नहीं हो रही और सियासत हो रही है। मैं तो ये भी कहूंगा अदालत और सियासत को अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मुअक्कर इदारे का सरबरा होता है और बहुत ज्यादा मुहतरम होता है, तो ये एक बारिश के फासले पर होता है हकीकी इक़्तिदार से, तो वो यहाँ से इक़्तिदार को एक्सरसाइज करता है। आपको होना चाहिए वजीर आला, आपको नहीं होना चाहिए, तो मनपसंद आदमी आ गया, आपका वोट काउंट हो, आपका नहीं होगा, मनपसंद आदमी उस सामने लाया जाता है। तो सियासत और जो अदालत है, इसका जो गलत इम्तिजाज है उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसले खराब हो गए हैं। मैं यहाँ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आपको पता चले कि मैं अब मुतनाज़ हो गया हूँ, तो आप चाहिए ये कि आप बहुत अलग हो जाए। मैं इस मौके पर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी कोट करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम है कि 3 लोगों पे लानत है, वो 2 तो और हैं, और एक ऐसा इमाम कि लोग उसको मकरूह समझ नफरत करें और वो जबरदस्ती अपना इमाम बन जाए। उलमा ने उसके ज़हन अगर जानिबदार है और वो जबरदस्ती फैसला करना चाहता है तो ये भी इस ज़मन में आता है। मेरी दरख्वास्त ये है कि जब तक इंसाफ शफाफ नहीं होगा तो अमन नहीं होगा, और जब अमन नहीं होगा तो फिर हमारे पास मईशत नहीं होगी। चलिए ठीक है, मुफ्ती साहब जरा बात करते हैं। फ़खर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपकी एक अपनी राय है, उस राय का हम एहतराम करते हैं। फ़खर साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? जो भी आपने सुना मुफ्ती साहब को, वो कहते हैं कि बेसिकली चीज़ों को बहुत क्लियर होना चाहिए। जहाँ तक मुझे चीज़ें नज़र आती हैं या मैं समझती हूँ, इस वक्त जो भी अदालत के पास फैसले हैं, वो जो भी इस वक्त उनके पास केसेस हैं, वो जो भी उसके ऊपर फैसला दे रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक दे रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ अब तक की नहीं गई है जिसको हम ये कह सकें कि ये आइन से तजावज़ है। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मुफ्ती साहब, आप ज़रा इसकी भी वजाहत फरमा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, 2-3 चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आपके प्रोग्राम में जो हैं वो काबिल वज़ाहत हैं, और मैं आपको ये बताऊँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजेस हों, उनका जो इख्तियार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके पास है। ये अखज़ करना कि जजेस जो हैं वो कुछ सियासत कर रहे हैं, ये एक किसी जहन का इख्तरा हो सकता है। इसकी वजह ये है कि आपने इस मुल्क में देखा कि जब किसी का फैसला किसी कोर्ट से आता है तो वो फैसला हक में हो तो बल्ले बल्ले मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, और अगर फैसला गलत आ जाए तो उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे सियासत की जा रही है। अब 1 मैन शो की बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इज्तिमा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को और चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले से जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, उससे जो आवाम में नफरत फैली है, उससे जो आवाम में मकरूह चेहरे जो उसके सामने आए हैं, अवाम उसकी शदीद तरीन मजम्मत कर रही है कि ये मुल्क की आला तरीन अदालत के साथ क्या किया जा रहा है, उसको दबाव में लाया जा रहा है। और जिस तरह से मुल्क के अंदर एक फसाई निज़ाम जो है इस वक्त राइज है, जिस तरह से ना ख़वातीन की इज्जत महफूज है, ना नौजवान बच्चों की इज्जत महफूज है, और जिस तरह से हमने हालिया दिनों में जो सीन देखे हैं पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, किस तरह ख़वातीन के साथ बर्बियत का सलूक किया गया है, उसको देखते हुए तो ये तासुर बिल्कुल इस वक्त जिस तरह से मौलाना साहब भी कह रहे थे, हदीस का हवाला दे रहे थे, और हुकूमत का ये तर्ज अमल देख के घर घर में लोगों को नफरत होगी, और वो ये मकरूह निज़ाम हुकूमत जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी तब्दीली हो। जहाँ चीफ जस्टिस साहब के 1 मैन शो का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस साहब का 1 मैन शो हो या 100 मैन शो हो, आप मुझे पहले बताएं, अगर चीफ जस्टिस साहब के फैसलों में आमिराना तर्ज अमल नजर आ रहा है तो पिछले 1.5 साल से मुल्क के अंदर जो आमिराना तर्ज हुकूमत कायम की गई है उसके बारे में क्या ख्याल है? बुनियादी इस वक्त आम आदमी समझता है कि उसके मुअत्तल हैं, जिस से मुकदमात अपोजिशन के खिलाफ बनाए जा रहे हैं और अदालतों के अंदर उनको घसीटा जा रहा है, और मासूम लोगों को जिस तरह घर से उठाकर उनकी चादर और चार दीवारी का पामाल किया जा रहा है। जरा मुझे बताएं ये कौन सा तर्ज अमल है? जी मुफ्ती साहब,
ये जो फ़खर साहब ने बात की है, आपकी अपनी राय है, वो उसका एहतराम भी करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप ये बात करें तो ये कौन सा तर्ज़ हुकूमत है, यहाँ पे भी हमें कोई तर्ज़ हुकूमत नहीं नज़र आती, यहाँ पे भी हमें एक अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उन्हें पामाल किया जा रहा है। और अगर अदालत ये बोलती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो इसमें कौन सी गैर आइनी बात है? देखें, मैं फ़खर साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आमिराना तर्ज़ हुकूमत को आपने तनकीद का निशाना बना, ये ठीक है, इसको निशाना बनाना चाहिए, लेकिन आमिराना तर्ज़ हुकूमत तो गलत है। तो क्या आमिराना तर्ज़ हुकूमत की गलती अदालत की गलती के लिए बुनियाद बन सकता है कि वो भी गलती करेंगे जो वो करें? अदालत तो एक ऐसा मुआज़्ज़ज़ और मुवक्कर इदारा है कि वहाँ मुतासिरा फरीक के लिए एक हमदर्दी होती है और उसके लिए तसल्ली का सामान होता है। आप इन दोनों को कंप्रोमाइज न करें। मैं अदालत की बात ये करेंगे तो उस पर अलग शो करें। आप अदालत की तारीख ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ तो एक शख्स को इसीलिए वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। ये कुछ बात है? बात ये नहीं थी, बात ये थी कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी मेरे ख्याल में। अगर आप थोड़ा इसको इसमें क्या बात है? ये चोरी नहीं है, ये किस लोगत के अंदर चोरी है? जब अदालत जानेबदार होंगे, देखो मैं आपको नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस कोट करता हूँ फायदे के लिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यक़ज़ियन्नल क़ाज़ी हीनमा यक़ज़ी वहुव ग़ज़बान, कि जज फैसला नहीं करेगा जब वो गुस्से में हो। इसका माने गुस्से की हालत में वही आदमी वो अदालत के दामन को छोड़ देगा। अदलियों को तैयार होना चाहिए। अब वो अदलिया, आप इन्होंने वीडियो नहीं सुनेगी जो सास के कहने पर फैसला करती है और जो ये ऑडियो वीडियोस कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। एक और चीज है ना, देखें इसमें बहुत से केसेस हैं, जैसे मैं खोसा साहब की इसमें एक फैसला आया हुआ है मुफ्ती साहब, जिसमें उन्होंने कहा ऐसी ऑडियो एडमिसिबल ही नहीं है। और उन्होंने तो जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, मुझे बात कंप्लीट करने दे, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि अगर हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज़ साहब का कमीशन बना भी दिया है, आप बात तो सुन लेना जनाब, आप सवाल लेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे ना। बिल्कुल दिल नहीं करता, अदलिया को मानते हैं, आदिल को नहीं मानते। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे बताएं, 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि जेयूआई फे के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें, ये जस्टिफाई है, ये मतलब सही है? अगर वो दीवारों पर चढ़ जाते हैं, अंदर घुसते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, आप मानते हैं इस चीज को? मैं अर्ज करता हूँ 79 दिन में होना चाहिए, 24 घंटे पहले होने चाहिए। किसने इनकार किया? हमने ये बताया है कि बड़े सूबे की वजह से पाकिस्तान टूट गया था और अब इस पंजाब के जरिए से नफरत फैलेगी। आप तमाम इलेक्शन एक साथ करें। ये तो हमने आखिरी की बात की, इसको क्यों नहीं मानते? ठीक हो गया। ऑडियो लीक्स के हवाले से हम और भी बात करेंगे। आपने बहुत से सवाल उठाए हैं, इसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए भी जाते हैं, जैसे कि आपने कि जो जिस तरीके से इस वक्त लेके जाई जा रही है चीज़ें वो उसके कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो भी एक आवाम की जो राय है वो यही है कि इस वक्त जो भी अदालतों में चीज़ें की जा रही हैं वो कानून और आइन के तहत की जा रही हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, अभी भी अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कब तक हो रहे हैं, तो शायद बड़ा मुश्किल होगा आपका मुझे इसका जवाब देना। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं सीधा जाऊंगी मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती साहब बस मेरा सवाल सुन लीजिएगा, फिर मैं प्लेटफॉर्म आपको ही दूंगी। आपने जो बात की है बड़ी अहम बात की है बदनीयती के हवाले से, और जो आप सवाल उठा रहे हैं, मुझे ये बताइए, जब हुकूमत ने कमीशन बनाया, उसने कानून के तहत कमीशन बनाया, ऑडियो कमीशन, उसमें एक चीज़ थी, वो ये थी कि जब भी आप ऑडियो कमीशन बनाएंगे तो आपने चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी कमीशन आप बना रहे हैं, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करनी है। अगर हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत नहीं करती तो क्या हम इसको हुकूमत की बदनीयती नहीं मानेंगे? अगर वो उस टाइम मुशावरत कर लेते, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा भी है कि वो इस केस को नहीं सुनते, अगर ये चीज़ें पहले ही उनकी उसमें आ जाती, वो खुद ही इस चीज़ से अलग हो जाते, तो इसमें मुफ्ती साहब जहां आप एक सवाल उठा रहे हैं अदलिया की तरफ, तो एक सवाल तो फिर हुकूमत की बदनीयती पे भी उठाना चाहिए ना आपको। अलीना, ऐसा नहीं है, जो जिस आदमी पर इल्ज़ाम आ जाए वो अपना इल्ज़ाम खुद नहीं सुन सकता। ये शरई मसला है जी, ये कानून से ज्यादा शरई मसला है। ऑडियो लिख इसकी हुई है,
अब उसे पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? हाँ, वो तो ना करेगा। वो तो कह रहे हैं कि मैं इससे हट जाता हूँ। उन्होंने बात की है, उनके कोर्ट के कमेंट्स आए ऐसे है ना बोलो। तैयब बलोच साहब, आपने मेरे ख्याल में सुना नहीं है। आप मुझे जरा मौका दे रहे हैं। जी 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 बोलिए। आप नाराज ना हो। नहीं मैं क्यों नाराज हूँ? हमने नाराज होकर कहाँ जाना है? नहीं, मैं कहता हूँ मैं पहले से माजरत कर दूं अगर आपको जज्बात मजबूर होते हैं। नहीं मेरे मजबूर नहीं होते, फिलहाल आपके हो रहे हैं मुफ्ती साहब। ऑडियो लीक इसके आसपास घूम रही हैं, ऑडियो लीक घूम रही है बंदियाल के आसपास। फिर बंदियाल से किस तरह पूछा जाएगा? तो तरीका यही है इसको तो साइड पे रखा जाए, दूसरे मोस्ट सीनियर जज को वो काम दे दिया जाए। तो अब वो बंदियाल साहब काना नहीं है तो उन्होंने उस पर स्टे क्यों लगाया, उसको खत्म क्यों करवाया, दूसरा पेज क्यों बनाया? ये तमाम बातें इसलिए कि एक आदमी अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना चाहता है और वो अपने इल्जाम की तहकीकात नहीं करना चाहता। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें। आपको लगता है ये जो ऑडियोज हैं एडमिसिबल हैं? अगर ये ऑडियो एडमिसिबल हैं तो फिर तो इसके ऊपर बात की जा सकती है, फिर तो सबकी ऑडियोज आएंगी, फिर तो पता नहीं किस किस की ऑडियोज निकलेंगी, एडमिसिबल होंगी और लोगों को सजा दे दी जाएगी। देखो, आप मुस्तकबिल की बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ अभी एक मामला आ गया है, जब मामला सामने आ गया अब इसको छुपाना है या इसको तशस्बाम करना है। अगर आप इसको छुपाएंगी तो ये मामला और ज्यादा मशकूक हो जाएगा। वो कहे मैं साफ हूँ, ठीक है, ईसा साहब करें, कोई और करे, वो तहकीक करे और मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। लेकिन जब वो बेगुनाही नहीं है तो इस तरह की हरकतों से अंदाजा हो जाता है कि वो अपने खिलाफ तहकीक नहीं चाहता। फिर कौन आदमी है जो तहकीक से बाला है, कौन आदमी है जो कानून से बाना है, कौन आदमी है जिसकी नाक कानून से आगे बढ़ गई है? उसका नाम चीफ जस्टिस है। अब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं आप अदलिया को नहीं मानते। अदलिया को मानते हैं, लेकिन अदलिया के चेहरे पर बदनुमा दाग को न माना था, न मानेंगे, ना आइंदा मानेंगे, ना आज मानते। जी फकर साहब, आपने सुना है, वो तो एक बहुत ही सख्त स्टांस रखते हैं और आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है चीज़ें किसी और ही तरफ जाएंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो किसी ना किसी तरीके से सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने वापस आना ही आना है। जी फखर। नहीं, मुझे ये पहले बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर हैं कि उनकी जासूसी नहीं हो सकती, किसी भी शहरी की जासूसी नहीं की जा सकती, उनके टेलीफोन टेप सुनना, ये किस कानून में जायज़ लिखा हुआ है? और इस तरह से फिर उन ऑडियोज को लीक करना और वो करना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ठीक है, आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो लीक हो तो वो जनाब एक बहुत बड़ी बगावत है। और आप दूसरों की ऑडियोज को और वीडियोज को लीक करें, आपको किसने दिया है? और मुझे शरीयत की बात करते हैं आप, इस्लाम के दायरे की बात करते हैं, मुझे बताएं हमारे मजहब में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत करके और इस तरह जो है उनको उनके खिलाफ प्रोपागेंडा करें? एक चीज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनका तरीकेकार जो है आर्टिकल 209 में है, ये आइन ने दिया हुआ है। आइन की तशरीह करना ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, ये भी आइन ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे बता दें कि आइन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये कहा कि वो सियासत कर सकती है? वो मामला जिसकी तशरीह होनी है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर किसी को रिलीफ देने की बात करें, अभी आपने नवाज शरीफ के केस का हवाला दिया और यहाँ बात है, मुझे बताएं दुनिया का कौन सा वज़ीर आज़म है जिसको ये हक हासिल है कि वो किसी दूसरे मुल्क का अकामा रखे और वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो? मुझे पहले बताएं, ये तो कानून में लिखा हुआ है कि आप कोई भी प्रॉफिट ऑफिस होल्डर हो ही नहीं सकते, चाहे आप वहां से फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एक चीज, पनामा केस जो था उसकी JIT के हवाले से हुकूमत ने उस वक्त खुद रजामंदी छोड़ दी थी कि हमें रिजल्ट होंगे, उनको पूरा मौका दिया गया था। दूसरी बात यहाँ पे अली ना ये करता चलूं कि आपके हक में फैसला ना आए, आपके पास दलील ना हो, आपके पास अपने मौक़िफ़ दिफा करने का आपके पास कानून के मुताबिक कोई दलील ना हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाकर वहाँ पर आपके पास दलाइल नहीं होते और बाहर खड़े होकर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हरदा सराई करते हैं। और ये कौन सा तरीका है? मुझे पहले बताएं कि आप जो है खासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप से पूछता हूँ, आपको ये किसने इख्तियार दिया कि आप शरअ दस्तूर पर आकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां दें और इस तरह मदरसे के मासूम बच्चों को जो है अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें? क्या आप लोग किराए की मिलिशिया बन चुके हैं? क्या आपको जब सूट करते हैं आप जाके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं? उस वक्त तो आपको इदारों की इज्जत की और
आप लोग के कोई ख्याल नहीं होता। आइन में किधर लिखा हुआ है कि आप डंडे सोटे लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर अपने मौक़िफ़ का दिफा करें। आपके पास कानूनी दलील होनी चाहिए, आईनी मौक़िफ़ होना चाहिए आपके पास है नहीं है। और आप इस तरह मुल्क के अंदर आपने माशी तौर पर आप नाकाम, PDM का 13 टोला जमाते, सियासी तौर पर वो नाकाम, माशी तौर पर वो नाकाम। मुल्क में आवाम महंगाई में पिस चुकी है, उसके बाद आप इदारों के ऊपर जाकर हमला करें और फिर चीफ जस्टिस को कहें कि आपका तर्ज अमल आमराना है, आप वहाँ पर कोई कानूनी दलील दे नहीं सकते। और फिर वहाँ से पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट के इदारे की अगर आप बेतुकीरी करेंगे। मुफ्ती साहब आपकी तरफ, मुफ्ती साहब ने सुन लिया इनको। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको सिर्फ ऐड करना चाहूँगी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स आए थे, फैसले तो हम जो भी दे दें, इन्होंने कौन सा अमल दरामद कराना है। यहाँ पे तो हमें वो जो आप कह रहे हैं आमराना है एक सोच, वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आती। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे सिस्टम को जो है वो हाईजैक कर लिया। और इसके अंदर एक और जो चीज़ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर, उसमें अगर आप लोग बेंच की तश्कील में भी चले जाएंगे तो आपको नहीं लगता तब भी ये जो आप बात कर रहे हैं कि फेवरेट बेंच होंगे, फिर तो आप अपने हिसाब से जिसको मर्जी नॉमिनेट कर दें और अपने हिसाब के जो जैसे मर्जी चाहे फैसले ले लें। जो अभी आप बात कर रहे हैं मौजूदा सेटअप के हवाले से, फिर तो वो आप पे भी इम्प्लीमेंट होगी। और जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है सर, उस पर भी बात की है, उस पर भी थोड़ा बता दें इस्लाम क्या कहता है। अलीना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो आपने इनका उन्वान रखा है तज्जियाकार, और ये तो मुझे तज्जियाकार नहीं लग रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कि PTI के कोई आदमी है और नाम तब्दील करके आ रहा है। अगर इनमें इखलाकी हिम्मत है तो ये PTI के नाम से आए, हम इनको आड़े हाथों ले लेंगे। लेकिन ये कि तज्जिया जब करेगा वो तो बैन पे तज्जिया करेगा, वो जानिबदार तज्जिया नहीं करेगा। हमारा PDM टोला हो गया और उसका वो 60 अरब का चोर जो वो फरिश्ता हो गया। ये किस तरह आप तज्जियाकार लाते हो? आप PTI के लोगों को लाओ ताकि हम उनसे उनको बताएं, शीशे दिखाएं। एक बात। दूसरी बात ये है, इसको समझना चाहिए कि चीफ जस्टिस प्राइवेट मनसब नहीं है। ये चीफ जस्टिस 22 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, और अगर ये इंसाफ के खिलाफ चलेगा तो ये किसी का बात नहीं लगता। लोग कहेंगे कि आप ना तराजू ठीक करो, टेढ़ा है, इसको सीधा करो, 2 तराजू नहीं चलाओ, 1 तराजू चलाओ, ये लोग कहेंगे। मुझे बताया जाए कौन सा आईन है जो कहता है चीफ जस्टिस का एहतसाब नहीं होगा, चीफ जस्टिस कानून से बालातर होगा, चीफ जस्टिस के बारे में बात में सुनी जाए। जब जस्टिस इसी माशरे का इंसान है तो वो गलतियों का पुतला है, उसे गलतियां होंगी। यहाँ आकर उसकी गलती को माफ नहीं किया जाएगा। ये बहुत मुआज़्ज़ज़ जगह बैठे गलती करता है। अब वो जो गलती करता है तो लोग कहाँ जाए? इसके मुआखजे की जो कोई कानून नहीं बना। तो फिर यही तरीके आईन मुझे कहता है कि आप अपनी बात कर सकते हैं, इजहार राय की आजादी है। मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ गमला नहीं तोड़ता और बहुत एहतराम से कहता हूँ कि जनाब चीफ जस्टिस, आपके इस तराजू पर हमें एतराज है। ये तो बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल बात ठीक की है। मेरा सवाल अगर आप उसका जवाब दे दें। मैं बताता हूँ जी उसका जवाब दे दें। ये जो आबिद जुबैरी साहब बात कर रहे हैं कि एक उसमें जो चीज है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कि आप लोग बेंच की तश्कील तक में शामिल होंगे, आपको लगता है ये आईनी है? एक इदारे की अपनी बालादस्ती होती है, आपको नहीं लगता कि आप उसके अंदर वो उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं? बस मुझे इस सवाल का जवाब। इसका मैं जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस प्राइवेट मनसब नहीं है, ये काबिल एहतसाब है। ना काबिल एहतसाब नहीं है, इसका ऑडिट नहीं होगा, नहीं ये होगा, ये हमारे टैक्स से तनख्वाह उठाता है। अब आप कहती हैं कि मर्जी का बेंच बनाया जाए, नहीं, हाशा व अल्लाह ने मर्जी का बेंच नहीं बनाया। अगर काजी फाइज ईसा साहब सीनियर मोस्ट ना होते तो उनका नाम ना आता। अगर चीफ जस्टिस साहब पर इल्जामात के कतरे ना होते तो हम चीफ जस्टिस साहब पूछते। अब उन पे इल्जाम आ गया तो मोस्ट तो वही था। अब ये क्या मालूम है कि फाइज ईसा हमारे हक में फैसला करे हुकूमत के, या वो फैसला करेगा? पार्लियामेंटेरियन है जिनके ऊपर बहुत से इल्जामात हैं, उनके ऊपर केसेस भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म भी हैं और वज़रा भी है। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरे ख्याल में मैं दोबारा अपना सवाल करती हूँ। मेरा मतलब ये है, ये जो आपने ये जो बात की जा रही है, जो प्रोसीजर बिल है, इसमें कहा गया है कि जो बेंच की तश्कील है उसके अंदर हुकूमत की जो है उनकी वो सजेशंस ली
की जाएंगी। अब आपको हम सबको पता है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से डिवीजन है। आपको नहीं लगता यहाँ पर भी हुकूमत असरअंदाज हो रही है, सियासत यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रही है? आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अदलिया की आज़ादी जो है उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? जहाँ पर हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं तो हमें अदालत की भी तो बात करनी चाहिए ना, बालादस्ती की। और आपने क्या एहतसाब जनाब सबका होता है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में आप जाएं और एहतसाब करें। अलीना देखो, आप इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि आप मुसलसल आपके फैसले आ रहे हैं एक आदमी के हक में, एक पार्टी के हक में, तो सवाल तो उठेगा ना। अब देखो, उन्होंने धमका दिया एक औरत को जो जज थी, उसको फौरन जमानत मिल गई है। उसने समन का बाइकाट किया और मजाक उड़ाया, फौरन जमानत मिल गई है। वो आया और हाजिर नहीं हुआ, रजिस्टर को बाहर ले जाया गया, फौरन जमानत मिल गई है। वो 60 अरब की चोरी करके आता है और गुड टू सी यू के अल्फाज आते हैं, तो इससे अंदाजा ये होता है। आपने सही बात की। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जहाँ पे जमानतों की बात आ रही है। यहाँ पे एक ऐसा बंदा जो इश्तिहारी है, उसे यहाँ से इस मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसको दोबारा वापस लाने के लिए बहुत सी चीजें की जा रही हैं। लेकिन मेरा आपसे एक और भी सवाल होगा जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, आपकी बहुत करीब हैं आप लोग नवाज शरीफ साहब के। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने कोई आपको बताया कि आगे का क्या लाहे अमल है? यकीनी सी बात है मौलाना साहब से उनकी बातचीत होती होगी, कब आ रहे हैं, और शायद आपको ये भी बताया होगा वो कौन से हल्के से लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने प्लानिंग की है आने वाले दिनों में? कुछ अगर बता सकें मुफ्ती साहब। मेरे ख्याल में आपने गलत इंतखाब किया है। आप नून वालों को बुलाओ तो उससे घर की बातें आप पूछ सकते हैं। हमारा तो इत्तेहाद है ना। हो गया मुफ्ती साहब, मेरा काम है सवाल करना। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो मैं उसकी माजरत करती हूँ। नहीं, हम अपना कर्जा तो दे सकते हैं, पराए कर्जा तो हमसे नहीं मांगे ना। ये आप नून से मारे, हम स्टेक होल्डर नहीं है, हम पार्टनर हैं। अपने हिस्से का जो बोझ उठाया है उसका जवाब देंगे, आपको इत्मीनान भी दिलाएंगे। और वो नून वालों को अगर आप बुला लें तो ये घर की बातें वो बता सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं आप मुफ्ती साहब, आप बहुत ही मैंने नोट किया, बड़े आप मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी बड़ी आजिज़ी के साथ। वो ये थी कि आपको याद होगा जब पिछले दिनों जलसे जुलूसों की बात की जा रही थी लास्ट ईयर, तो मौलाना साहब ने कोई एक कदम भी नवाज शरीफ साहब के बगैर नहीं उठाया। उन्होंने कहा जब तक मेरा नवाज शरीफ साहब से रब्ता नहीं ना होता मैं कुछ नहीं करता। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर के जाहिर शाह साहब भी कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ जो है वो खबरें आ रही हैं, और खबरें ये आ रही हैं कि पेशावर से जो हैं वो बहुत से लोग, यानी कि इन शॉर्ट KPK से जो बहुत से लोग हैं वो हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में हो। ये जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों में कितने हकाइक छुपे हुए हैं उस पर बात करते हैं। जी जाहिर साहब, इस तरह की खबरें आ रही हैं, कोई है इस तरह की चीज़ें, या बस एक स्पेकुलेशन की जा रही है, एक हवा जो है वो कायम की जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल में पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और अपने नाजरीन के लिए कि समीर इब्राहिम साहब अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और वो बदसेहत भी हैं, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे उनके प्रोग्राम में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इस वक्त परवेज खटक साहब एक बड़ा यहाँ पे पॉलिटिकल फिगर है जिसके हवाले से बातचीत चल रही है। क्या कहा जा रहा है, और कुछ रूमर्स भी हैं कि वो शायद या JUIF पे जाना चाहते हैं। कुछ रूमर्स ये हैं कि जनाब उन्होंने कांटेक्ट किया है जहांगीर तरीन साहब को। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि शायद वो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है, मेरी बात हुई है साबिक जो वजीर हैं कामरान बंगश साहब, उनकी जानिब से एक बयान जारी हुआ है कि वो पाक फौज के हवाले से और 9 मई के हवाले से मजम्मत भी की है उन्होंने कि ये वाकयात जो है वो गलत हुए हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन परवेज खटक साहब की जानिब से अभी तक किसी किस्म की तस्दीक जो है वो नहीं हुई कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे इस वक्त तमाम साबिका वज़रा हैं वो भी बिल्कुल अंडरग्राउंड है। तैमूर जगला साहब के ट्वीट्स हम देख रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट हूँ, खड़ा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो सूबे के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो JUIF, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PMLN की है। इनडायरेक्टली अगर आप माने या ना माने, इसको हम निगरान हुकूमत नहीं कह सकते, ये इन सियासी जमातों की नुमाइंदा हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में परवेज खटक साहब और जो दूसरे PTI के लीडरशिप है वो इस वक्त एक क्वेश्चन लेने की कोशिश जरूर कर रही है कि वो हालात को देखते हैं। अगर खान साहब खुद इंटैक्ट रहते हैं, PTI इंटैक्ट रहती है, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा ग्रुप है कि जो काफी बड़ा ग्रुप है। लेकिन उसकी मूवमेंट के हवाले से अभी तक हम तस्दीक नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएंगे। जो इनसाइडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर इन सब पे है और शायद ये भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र करते हैं, कोई बड़ा नाम आने वाला अगर आपके कोई इल्म में हो?
कोई इस तरह? देखिए मेरे ख्याल में जितनी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वाकई वो जो इनसाइड हम बात करते हैं, खट्टर साहब से भी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, इसके अलावा कमरान बंगट से हुई है, वो कंडेम कर रहे हैं 9 मई के इंसिडेंट्स को कि वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बकौल उनके शायद बहुत सारे मिसक्रिएंट थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो खदशा है वो जरूर होगा। आज आप देखें एक अहमद शाह साहब हैं, साबिका वजीर थे, और वो पीटीआई क्लेम करते रहे कि वो पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन काफी पहले वो छोड़ चुके थे। इस वक्त बड़ी टेक्निकल चीज बताऊं, केपी के अंदर जितने लोगों ने भी पीटीआई को छोड़ा है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो सर्विंग मिनिस्टर्स थे, जो कोर टीम थी, अगर शाह फरमान है वो अभी तक उनका कुछ अंदाजा नहीं हुआ, परवेज खटक साहब हैं, साबिक हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, असद कैसर साहब, आतिफ खान साहब, ये वो लोग हैं तमाम जो कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि पीटीआई के फाउंडर्स में थे और की लीडर्स थे। इनकी डिसर्जन अभी तक नहीं नजर आई। इट मीन्स कि पीटीआई अभी तक शायद केपी के अंदर इंटैक्ट है। लेकिन जो मेरा जाती तजिया है वो ये है कि कुछ दिनों में शायद ये चीजें यहाँ पे होंगी। मुफ्ती साहब को पता होगा इस बारे में, काफी इंफॉर्मेशन होगी। हम मुफ्ती साहब की तरफ जाते हैं क्योंकि राब्ते तो किए जा रहे हैं, खबरें तो इस तरह की आ रही हैं, लेकिन अभी तस्दीक कहीं से ही नहीं की गई है। मुफ्ती साहब ने सुना है शराजी साहब को, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, आपका इसके हवाले से क्या कहना? आपसे कोई राब्ता हुआ है या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इतने आपके कि अगर पीटीआई के कोई रहनुमा आपसे राब्ता करते हैं तो आप इस बारे में सोचेंगे, या इस बारे में ऑलरेडी आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं कहीं पर? अंदाजे तो ऐसे हैं कि तकरीबन 3 दर्जन एमएनएज और एमपीएस वो जो से राब्ते में हैं और राब्ता कर रहे हैं ना। जी जी। सिर्फ इतनी कि शिराजी साहब को जरा बता देना चाहता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत है उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं। तो इस तरह का आप कह सकते हैं कि कौमी हुकूमत है तो ठीक था, और ये कहना ठीक नहीं था कि ये एक तरफा हुकूमत है। बहरहाल ये लोग परेशान हैं पीटीआई वाले। आज एक आम आदमी ने पीटीआई को छोड़ा है, सईद अहमद शाह साहब, वो उनके मुशीर थे, और तकरीबन 3 दर्जन के लोग ऐसे हैं, या वो एमएनए हैं या एमपीए हैं, वो चाहते हैं कि हम जेयूआई में अपना मुस्तकबिल महफूज समझते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये आपने बात तो बड़ी आम की है, लेकिन जब आप आवाम के पास जाते हैं तो आप एक मंशूर लेके जाते हैं, आप एक सोच लेके जाते हैं। बैक टू बैक हम सबके सामने मुफ्ती साहब और फ़खर साहब के बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हर बंदे की अपनी राय है इसके बारे में। मैं ज़रा असद उमर साहब ने एक आज बात की है, मैं चाहूँगी कि आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे ज़रूर मैं इस पर तबसरा लूँ। असद उमर साहब का जो शॉट है वो चला दें, जिसमें ये वो कह रहे हैं कि आवाम को सब पता है। मुश्किल वक्त में खान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आप ही फैसला कर लें भाईजान, मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? सर आप अपना मौक़िफ़ दे देना। मेरा मौक़िफ़ आवाम के पास मौजूद है। जी मुफ्ती साहब, अभी आपने सुना है कि असद उमर साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा आवाम को सब पता है, और अगर मेरी शक्ल दिखाए बगैर अगर आप कल 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब मौजूद थी और वहाँ पे जितने क्राउड थे, हमें कोई कहता है 1200 था या 1400 था या जो भी था, वो भी एक आप दिखा दें ताकि लोगों को अंदाज़ा हो। अब आवाम आपको लगता है ये सोच रखती है, उनके लिए बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं, बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, जो मर्जी किया जा रहा है, इतना आसान नहीं होगा जब आप लोग इलेक्शंस के लिए जाएंगे, और शायद यही वजह है कि इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। मुफ्ती साहब जी, ऐसा है कि मैं तो इसका एक अच्छा सा तर्जुमा करना चाहता हूँ, वो ये कि 9 मई के वाक़यात खिलाफ तवक्को है ना, इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। न पीटीआई के लोग कर रहे थे, ना पीटीआई से बाहर लोग कर रहे थे, लेकिन 9 मई को खासकर जो शोहदा की यादगारों की तौहीन हो गई, उसने बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस सोच के मुताबिक कुछ लोग इस पोजीशन में आए कि यार हमारा तो ये नहीं ख्याल नहीं था कि पीटीआई यहाँ तक जाएगी, ये तो पाकिस्तान के अंदर रहकर सालिमियत से खेले बगैर औरों का सफाई कर इस्लाहात लाएगी। लेकिन वो 9 महीने बता दिए ना कि नहीं, ये पाकिस्तान के किनारों से भी आगे जाना चाहते हैं, तो जाहिर है वो तो मुल्क दुश्मनी है। इसके बाद से कुछ लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया। तो असद उमर साहब क्योंकि एक अहम पोजीशन पर थे, वो वजाहत से नहीं कह सके, तो उसका तर्जुमा मैं करता हूँ कि हमारे मुल्क के लोग मुल्क के खिलाफ कोई भी सियासत बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए ये सूरत हाल सामने आ गई है। जी फ़खर साहब, लास्ट कमेंट आपका मुख्तसर दीजिएगा। तो मैं मुफ्ती साहब को क्लियर कर दूं कि ना तो मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूं, मेरा सिर्फ उनसे ये सवाल होगा कि आइन का आर्टिकल 24 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात करता है, आप उसको कैसे जुटला सकते हैं? और आइन में ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन एक ही दिन होने? क्योंकि आइन में 18वीं तरमीम भी है
फ़खर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में बात असद उमर की नहीं है, बात उस बयान दिया है कि अवाम डिसाइड करेगी। अगर इलेक्शंस हो जाते तो हमें पता चल जाएगा, शफाफ अगर इलेक्शंस होते हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा का रुख जो है वो किस तरफ है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लाने के बाद इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।